नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर एट 12 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक इस वक्त जारी है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। पीएम मोदी के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली से, जहां बीजेपी संसदीय दल की बैठक इस वक्त लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली में कार्यालय है, राष्ट्रीय कार्यालय, वहां पर ये बैठक इस वक्त हो रही है और ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वक्त इस बैठक में मौजूद हैं और साथ ही पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में मौजूद है। सीधे तौर पर जो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके बाद में 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं उन पर चर्चा की जा रही है। तो बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। पीएम मोदी के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता भी इस वक्त बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें कि अगले साल यानी कि 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके बाद में 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। तो सीधे तौर पर रणनीति बनाई जा रही है इस वक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वक्त बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी संसदीय दल की बैठक इस वक्त ये की जा रही है और तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की ये बैठक इस वक्त लगातार जारी है, जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वक्त इस बैठक में मौजूद हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर यह बैठक इस वक्त जारी है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बीजेपी के संसदीय दल की बैठक और बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वक्त मौजूद हैं। साथ ही बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी इस वक्त इस बैठक में मौजूद हैं। जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी जुड़ गए हैं। पीयूष, आपके पास क्या कुछ ताजा जानकारी? देखिए, अगर हम बात करें तो आज बीजेपी की संसदीय दल की जो बैठक है वो कुछ देर पहले हुई है और इस बैठक में तमाम जो लोग हैं वो मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, मंत्री अमित शाह और तमाम सांसद मौजूद रहे। कई बातों को लेकर रणनीति बनाई गई, क्योंकि सबसे बड़ी जो वजह है इस बैठक को बुलाने की, वो गुजरात चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं आज एक रात्रि भोज का भी आयोजन भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जा रहा है। गुजरात के जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के CR पाटिल, उनके द्वारा, और इस रात्रि भोज में तमाम जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के और उनकी जो पत्नी है वो लोग इसमें सम्मिलित होंगे। संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी शामिल होने की खबर है। तो इन सब बातों को लेकर भी चर्चाएं हुई। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो लोकसभा के भी चुनाव नजदीक आ रहे हैं धीरे धीरे। इन सब बातों को लेकर भी रणनीति बनाई गई, क्योंकि एक हफ्ते पहले संसदीय दल की बैठक हुई थी, उसमें तमाम बातों को लेकर भी चर्चा हुई। तो निश्चित तौर पर काफी जो महत्वपूर्ण बैठक कहीं ना कहीं ये मानी गई है। जी, अगर देखा जाए तो अगले साल यानी कि 2023 में कुल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके बाद में 2024 में लोकसभा का चुनाव है। तो सीधे तौर पर एक रणनीति भी बनती हुई नजर आएगी क्या इस बैठक में? जी बिल्कुल। देखिए, संसदीय दल की बैठक जब होती है तब तमाम विषयों को लेकर चर्चाएं होती है और सबसे बड़ी जो वजह है वो कहीं ना कहीं कुछ और महत्वपूर्ण बिल है जिसको लोकसभा और राज्यसभा से पास कराना है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो साउथ के क्षेत्रों में जहां जहां विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ रणनीति है, इन रणनीतियों पर लेकर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं चर्चा हुई है। क्योंकि आमतौर पर ये हफ्ते भर के बाद एक बैठक बुलाई जाती है, इनमें तमाम विषयों को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा होती है। चलिए, शुक्रिया पीयूष तमाम अपडेट्स और जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर है प्रयागराज से, जहां पर इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो कल हिंसा देखने को मिली हुई थी, उस पूरे मामले को लेकर अब सुरक्षा
पूरे क्षेत्र में बढ़ा दी गई है। पीएससी के साथ ही आरएएफ को भी इस वक्त वहां पर तैनात किया गया है, क्योंकि कल जिस तरीके से वहां पर हिंसा देखने को मिली थी, वहां पर जो छात्र हैं वो आंदोलन करते हुए नजर आए थे। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई थी और 2 बाइकों को आग के हवाले भी किया गया था। हालांकि इस पूरे बवाल में कई छात्र घायल भी हुए थे। तो अब कल की पूरी हिंसा को लेकर के अब आज पूरी यूनिवर्सिटी का जो पूरा क्षेत्र है वहां पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। कैंपस में कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात है। साथ ही यूनियन हॉल को छावनी में भी इस वक्त तब्दील किया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कल ये पूरा बवाल देखने को मिला था। हालांकि कल जो हिंसा हुई उसके बाद में छात्रों ने आज बैठक भी बुलाई है। पूर्व और निवर्तमान शासन पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। आज की बैठक में आगामी रणनीति तय की जाएगी। सुरक्षा गार्डों के बीच हुए विवाद के बाद ये पूरा बवाल कल बढ़ता हुआ नजर आया था। छात्र नेता की तहरीर पर 43 गार्डों पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो बवाल हुआ उस पूरे मामले में पूर्व छात्र नेता की तहरीर पर यह मामला इस वक्त दर्ज अब कर लिया गया है और साथ ही पूरा जो यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वहां पर इस वक्त पूरे कैंपस को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पीएससी के जवान इस वक्त वहां पर तैनात है कि दोबारा उस तरीके की तस्वीर, उस तरीके की हिंसा छात्रों के द्वारा वहां पर ना की जाए या किसी भी प्रकार के कोई असामाजिक तत्व वहां पर नजर ना आए, किसी भी प्रकार की हिंसा वहां पर ना हो पाए, इसके लिए पीएससी बल वहां पर इस वक्त तैनात किया गया है। कल जिस तरीके से पूरी हिंसा देखने को मिली थी, सुरक्षा गार्डों के साथ में छात्रों की कहासुनी हुई, जिसके बाद में जानकारी ये भी मिली कि उनमें से किसी एक गार्ड ने फायरिंग भी की, जिसके बाद में ये पूरा मामला बढ़ा। कल की ही ये तीनों तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि जब पूरा बवाल हुआ तो उसके बाद में पुलिस वहां पर पहुंची और छात्रों को समझाने की काफी कोशिश वहां पर की गई कि किसी भी तरीके से ये बवाल थम जाए। दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं कि जब कैंपस में ये पूरा बवाल हुआ तो वहां पर किस तरीके से गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, पत्थरबाजी वहां पर की गई और गाड़ियों को आग के हवाले भी किया गया। तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से 2 बाइकों को आग के हवाले वहां पर किया गया है। तो ये तीनों तस्वीरें कल की आपको दिखा रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किस तरीके से कल बवाल देखने को मिला था। हालांकि अब कल बवाल के बाद में आज वहां पर सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। पीएससी बल इस वक्त वहां पर मौजूद है और पूरा जो यूनिवर्सिटी का कैंपस है वहां पर इस वक्त छावनी में तब्दील कहीं ना कहीं कर दिया गया है, ताकि कल जैसी हिंसा दोबारा से वहां पर ना हो पाए। जो माहौल कल देखने को मिला उस तरीके का माहौल आज दोबारा ना देखने को मिले। तो ये तमाम एहतियात भी इस वक्त वहां पर बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में फिलहाल 43 गार्डों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है और आज छात्रों की तरफ से बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। छात्र नेता की तहरीर पर 43 गार्डों पर इस वक्त एफआईआर दर्ज की गई है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हिंसा का कल ये पूरा मामला सामने आया था, जिसकी 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो कल ये पूरा मामला सामने आया था, जिसके बाद में आज भी इस वक्त सुरक्षा बल वहां पर तैनात है और किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी वहां पर ना हो, या कल जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई थी बवाल की, छात्रों में जिस तरीके से आक्रोश था उस तरीके की तस्वीर दोबारा ना आए, इसको भी ध्यान में रखते हुए सुरक्षा वहां पर बढ़ा दी गई है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर लखनऊ से, जहां पर नगर निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज ये सुनवाई होनी है ओबीसी आरक्षण को लेकर। 2017 में ओबीसी सर्वे को माना जाए आधार। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जो आरक्षण की सूची इस वक्त जारी की गई है उसको लेकर कहा जा रहा है कि 2017 में जो ओबीसी सर्वे हुआ था उसको आधार मानकर आरक्षण के लिए सूची जारी की जाए, जिसको लेकर के हाईकोर्ट ने अभी तक आज तक के लिए रोक लगा दी थी नगर निकाय की अधिसूचना जारी करने के लिए, जिसके बाद में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में यह सुनवाई होगी। अधिक जानकारी के साथ मनीष मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मनीष, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? हाईकोर्ट की तरफ से
आज तक के लिए यानी कि 20 दिसंबर तक के लिए अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई गई है, जिसके बाद में अब आज सुनवाई होनी है। जी देखिए, आपको बता दूं कि आज का समय दिया गया था, करीब 12 बजे का समय दिया गया था और उसमें सरकार की तरफ से हल्फनामा भी दाखिल कर दिया गया है। आपको बता दूं कि हल्फनामे में कहा गया कि जो ओबीसी का जो सर्वे कराया गया था, 2017 का सर्वे था, उसको आधार माना जाए और जो आरक्षण लागू किया गया था निकाय चुनाव में सरकार की तरफ से, वो उसी को आधार मान के किया गया है, तो उसी को आधार माना जाए और इसके बाद हल्फनामा दायर कर दिया। अब इसके बाद जो वादी हैं, जो जिन्होंने याचिकाकर्ता थे और जो विपक्ष के लोग हैं, वो इस याचिका पे जो हल्फनामा है, इस पर अपनी प्रत्युत्तर दाखिल करेंगे, उसके बाद अपने जवाब दाखिल करेंगे, उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। माना जा रहा है कि क्योंकि 24 तारीख से जो शीतकालीन अवकाश हो रहेगा कोर्ट का, 1 महीने का जो रहता है, उसमें जाने के पहले आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबकी निगाहें लगी हैं आगामी निकाय चुनाव पे। आपको बता दें कि जिस तरीके से 12 तारीख को अधिसूचना पे रोक लगाई गई थी, उसके बाद लगातार 2 डेटें मिल चुकी हैं और आज की एक डेट और भी ली गई थी, जिसमें माना जा रहा है कि जिस तरीके से सरकार को फटकार भी लगाई गई थी, उसके बाद सरकार ने अपना हल्फनामा दाखिल किया। हल्फनामा में जो सबसे अहम बात कही गई कि उसमें ट्रांसजेंडरों को कोई आरक्षण की अभी कोई लागू नहीं किया गया है, अभी उसको लागू नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात, 2017 में जो ओबीसी का सर्वे हुआ था, क्योंकि सबसे लेटेस्ट वही है, उसी को आधार मान के जो निकाय चुनाव में जो आरक्षण लगाया गया, लागू किया गया था, वो उसी को आधार माना गया था। उसी को ओबीसी का जो 2017 का सर्वे है, उसको आप आधार मान सकते हैं। तो ये 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं और अपना हल्फनामा दाखिल किया। माना जा रहा है कि कुछ देर बाद जब प्रत्युत्तर इसमें दाखिल होंगे, जो वादी हैं उनके द्वारा जो दाखिल किए जाएंगे, उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। जी, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है और काफी महत्वपूर्ण फैसला आज हाईकोर्ट की तरफ से सुनाया जाएगा कि अधिसूचना जारी की जाए या नहीं की जाए। निश्चित तौर से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सबकी निगाहें हैं आगामी निगम चुनाव पे। हम देखें कि आपके जो और स्टेट्स हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं आप निकाय चुनाव हो चुके हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लोकसभा का चुनाव आपके पास आने वाला है, आगामी 1 से 1.5 साल का समय बचा है, उसके पहले आप निकाय चुनाव में जाते हैं, जिसमें आपको अपनी जो ग्रास रूट लेवल के जो कार्यकर्ता होते हैं, अपनी जो संगठन की जो जमीनी हकीकत होती है, वो आपको पता चलती है और कितनी मजबूती के साथ आपका संगठन लगा हुआ है, ये इससे आपकी तस्वीर साफ हो जाती है। तो निश्चित तौर से जो पार्टियां हैं, वो चाहे विपक्ष की पार्टियां हों चाहे पक्ष की पार्टियां हों, वो लगातार इस पे उनकी आशंकाएं हैं, उनकी सारी जो चीज़ें हैं वो टिकी हुई हैं, सारी रणनीति टिकी हुई है। जिससे कि तुमने देखा था, निवेदन करने के लोग भारी तादाद में आ रहे थे पार्टी कार्यालयों पे, उनको भी, वो लोग की भी निगाहें सब टिकी हुई हैं आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच पे की जिस तरीके से अगर आदेश आता है और अधिसूचना जारी कर दी जाती है, तो माना जा रहा है कि दिसंबर के लास्ट तक या जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में आपके चुनाव हो सकते हैं। सभी की दावेदारी, जो दावेदार हैं वो निगाहें लगी हुई हैं, पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, जो पार्टियां हैं उनकी इस पे पूरी निगाहें लगी हुई कि आज की हाईकोर्ट अपना क्या फैसला देता है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए मनीष। और इसी के साथ चलिए खबर है 12 में अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे प्रयागराज की, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान सामने है। उन्होंने कहा है कि मेरे लिए पद कोई मायने नहीं रखता, पद मिले या ना मिले, आजीवन सपा में रहूंगा। ये बड़ा बयान इस वक्त शिवपाल यादव का सामने आया। उन्होंने कहा है कि हमेशा सपा में रहना मेरा आखिरी फैसला है। कई पदों पर रहा, पद पाने की लालसा नहीं है। सपा में जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाएंगे, पद ना भी मिले तो संगठन के लिए काम करेंगे। ये बड़ी बात, बड़ा बयान शिवपाल यादव का सामने आया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लिए और मजबूती से काम करेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में प्रसपा का सपा में विलय हुआ है, जिसके बाद में ये बड़ा बयान इस वक्त सामने आया है। शिवपाल यादव का कहना है कि पद की कोई लालसा नहीं है, संगठन के लिए हम काम करेंगे, पद के लिए, पद मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए और मजबूती का काम करेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे प्रयागराज से, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने यह बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि मेरे लिए पद कोई मायने नहीं रखता है, पद मिले या ना मिले आजीवन सपा में ही रहूंगा। ये आपकी फाइनल घर वापसी है कि फिर अब अगर हो सकते हैं अलग आप? अब आजीवन हम इसी पार्टी में रहेंगे, पद मिलेगा तो, नहीं मिलेगा तो। फाइनल घर वापसी है? फाइनल है। यह हमारी पार्टी है, नेताजी के साथ लगातार
पार्टी तो आप ही की है, लेकिन आप चुनाव के पहले जैसे अलग हो जाते हैं तो पार्टी सत्ता में आते आते निकल जाती है, बाहर चूक जाती है, तो अब आगे ऐसा तो नहीं होगा। नहीं, और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारी संवाददाता स्कंदिता मिश्रा इस वक्त जुड़ गई है। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। स्कंदिता, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए, हाल ही में प्रसपा और सपा का विलय हुआ है और उसके बाद में अब ये बड़ा बयान शिवपाल यादव का सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि पद की कोई लालसा नहीं है, समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, संगठन में जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसको बखूबी निभाएंगे। देखिए, जब से खतौली में और मैनपुरी में जीत दर्ज कराई थी, उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी ने ये वाली बात कही थी कि शिवपाल यादव को एक अहम जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन जीत के 2-3 हफ्ते के बाद तक अभी तक उनको कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है और लगातार सभी को यही उम्मीद थी कि अब शिवपाल यादव को क्या जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, उनको कौन सा पद दिया जाएगा, जिस पर लेकर लोग अधिकतर सवाल हो रहे थे, जिस पर उन्होंने आज अपना स्टेटमेंट देकर क्लियर कर दिया है कि उनको किसी पद की कोई लालसा नहीं है। और अगर क्योंकि अभी नगर निकाय चुनाव होने वाला है, तो मैनपुरी खतौली चुनाव के बाद में उन्होंने अपना नेक्स्ट टारगेट नगर निकाय चुनाव को रखा हुआ है कि नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करे। उसको लेकर लगातार सपा प्रमुख अखिलेश यादव और पाल सिंह यादव लगातार दौरे कर रहे हैं। उनका कहना है कि हर 10 दिन तक लगातार उनको अलग अलग क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ पर जाके दौरे करने हैं और लोगों को जोड़ना है, स्पेशली वोटर्स को। तो आज क्योंकि कल वहाँ गए हुए थे, प्रयागराज गए हुए थे शिवपाल सिंह यादव, और लगातार वो पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने स्टेटमेंट में ये वाली बात क्लियर की है, क्योंकि जब से प्रसपा का विलय हुआ था समाजवादी पार्टी में, तो प्रसपा के जो नेता हैं, जो तमाम कार्यकर्ता हैं और बाकी सारे लोगों को भी यही उम्मीद थी कि कैसे उनको कब एक पद दिया जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा है कि चाचा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जिस पर चाचा ने स्टेटमेंट क्लियर किया हुआ है कि उनको किसी पद की कोई लालसा नहीं है, उनको कोई जिम्मेदारी मिले या ना मिले, आजीवन वो समाजवादी पार्टी के साथ ही जुड़े रहेंगे जी। हालांकि उन्होंने इस बीच ये भी कहा कि वो पहले समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, महासचिव रह चुके हैं, इसके अलावा विपक्षी दल के विपक्षी नेता, लेकिन अब जो ये बयान दिया है, उन्होंने कहा कि वो आजीवन सपा में ही रहेंगे। इस बयान से क्या जो आने वाले समय में नगर निकाय के चुनाव होने हैं उसमें कहीं ना कहीं सपा को फायदा मिल सकता है? क्योंकि लगातार जनता के बीच ये सवाल बीच में उठ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर नगर निकाय के चुनाव में हार मिले तो चाचा दोबारा से अलग हो जाए। तो इस बयान के क्या महत्वपूर्ण मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए, कई बार ऐसा हुआ है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, क्योंकि 2016 से समाजवादी पार्टी से शिवपाल यादव अलग हो गए थे, उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई थी, लेकिन जब बड़ा चुनाव आया है तब सपा में जाकर मिल गए शिवपाल यादव, उन्होंने गठबंधन कर लिया और गठबंधन से सपा के टिकट से उन्होंने चुनाव लड़ा हर बार जाके सपा में शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये रहता ही था कि अगर कोई चुनाव आएगा तो चाचा जाके फिर से सपा में शामिल हो जाएंगे, लेकिन अब ये बात उन्होंने एकदम क्लियर कर दी है, क्योंकि अभी तक उनका डिसीजन पार्टी का विलय का नहीं था, क्योंकि अब उन्होंने इस पर पार्टी विलय कर। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। राजस्थान कांग्रेस की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, जिसमें सीधे तौर पर आपको बता दें कि आज जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है वो आज राजस्थान में खत्म हो रही है और कल से हरियाणा में ये यात्रा शुरू होने जा रही है। इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे अब मेरठ की, जहां पर पेट्रोल पंप मालिक के बेटे की जमकर पिटाई की गई है। गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर गया था पीड़ित और गर्लफ्रेंड के डॉक्टर पिता और भाई ने उसे मिलकर पीटा है। नामचीन डॉक्टर पीड़ित के पिटाई में शामिल है। दोनों पहले एक ही स्कूल में साथ पढ़ते थे। पिटाई के दौरान युवक को बचाती रही युवती। मेडिकल इलाके के वेंकटेश्वरा अपार्टमेंट का ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है, तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस पूरे मामले का ये वीडियो भी इस वक्त सामने आ चुका है। गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए पीड़ित उसके घर गया था, जहां पर परिवार वालों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। पूरा मामला मेरठ का है, जहां पर पेट्रोल पंप मालिक के बेटे की जमकर पिटाई की गई है। गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए उसके घर पर गया था और इस दौरान युवती के पिता और भाई ने जमकर उसकी पिटाई की है। और ये देखिए, ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज भी इस वक्त सामने आ गया है। नामचीन डॉक्टर पीड़ित की पिटाई में शामिल है, ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मेरठ से पूरा मामला ये सामने आया है। आपको बता दें कि दोनों पहले एक ही स्कूल में साथ पढ़ते थे और पिटाई के दौरान युवक को युवती जो है वो लगातार बचाती हुई भी नजर आई है। मेडिकल इलाके के वेंकटेश्वरा अपार्टमेंट का ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है।
हालांकि देखना होगा कि अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद में पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अतुल जुड़ गए हैं। अतुल, क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास में इस पूरी खबर को लेकर? कृतिका, ये मेरठ के थाना मेडिकल क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक प्रेमी और अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा था, जिसके बाद में जो प्रशिक्षित डॉक्टर है, उसके जो पिता है लड़की के, उन्होंने उसको पकड़ करके प्रेमी को जम करके पीटा है। फिलहाल पुलिस ने उस प्रेमी को छुड़वाया है। बताया गया है कि जो प्रेमी है वो नैनीताल में पढ़ता है और स्कूल के संबंध थे, स्कूल के समय से वो संबंध थे, जिसको लेकर के प्रेमिका ने अपने घर बुलाया था प्रेमी को, जिसके बाद प्रेमी के पिता ने जम करके उसकी पिटाई की, जिसको अब जो पूरी घटना है वो सीसीटीवी में कैद हुई है। फिलहाल पुलिस ने जो प्रेमी है उसे छुड़वा दिया है। मामले की जांच कर रही है कि क्या कारण रहे और जो डॉक्टर है उन पर क्या कार्रवाई करी जाएगी। अभी मामले में पुलिस का जो पुलिस है पूरे मामले को दबाती हुई नजर आ रही है, लेकिन देखते हैं क्या इसमें कार्रवाई होती है, क्योंकि खुद जो प्रेमिका है वो अपने घर बुलाती है और गैर बिरादरी देखते हुए उस लड़के की पिटाई की जाती है। आज जिस तरीके से ये वीडियो इस वक्त सामने आ चुका है, लेकिन आप बता रहे हैं कि पुलिस इस पूरे मामले को लगातार दबाने की कोशिश करे, क्या इस पूरे मामले में कोई तहरीर अभी तक दी गई है या किसी प्रकार की कोई शिकायत, कोई एफआईआर दर्ज की गई है? देखिए, जो पीड़ित के पिता हैं उनके लिए फोन करके पहले सूचना दी गई और धमकी दी गई कि अगर कोई भी कार्रवाई की जाती है तो उसको जो प्रेमी जो उनका बेटा है उसको पकड़ रखा था उसे मार दिया जाएगा। इसलिए जो परिवार के लोग हैं वो डरे हुए हैं। फिलहाल अभी पुलिस के लिए कोई तहरीर नहीं दी है, लेकिन पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जो प्रेमिका है वो अपने घर अपने प्रेमी को बुलाती है और उसके बाद में वो उसके पिता पहुंच जाते हैं वहां पर, उसकी पिटाई करते हैं और जो प्रेमिका है वो अपने खुद पिता को रोकती हुई नजर आती है। देख सकते हैं आप, जो सीसीटीवी है हमारे पास उसमें साफ तौर पर जो प्रेमिका है वो अपने प्रेमी को पिटने से रोकती हुई नजर आती है, लेकिन उसके बावजूद जो उसके पिता हैं जबरन पीटते हैं और उसे वहां से उठा करके ले जाते हैं गाड़ी में। उसके बाद में पुलिस उन्हें छुड़वाने के लिए कई बार जो पीड़ित को छुड़वाने के लिए जो प्रेमिका है उसके घर पहुंचती है, जब उसे छोड़ा जाता है, लेकिन फिलहाल अभी कोई तहरीर नहीं दी गई है। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अतुल। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल खबर at 12 में इतना ही। नमस्कार।